नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में पद्मश्री से अलंकृत विद्यानंद सराय को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों की सुरक्षित वापसी के लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को जारी किया फरमान, प्रदर्शन किया तो जाएगी नौकरी, विरोध में विपक्ष ने किया वॉकआउट। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने भाजपा शासित नगर निगम का 5वां और आखिरी बजट किया पेश। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में विद्यानंद सराय को सम्मानित किया, जिन्हें हाल ही में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी गीता सराय को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये हिमाचल वासियों के लिए गर्व की बात है कि विद्यानंद सराय को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष के कारण यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव पहले से ही विदेश सचिव से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष के कारण यूक्रेन में फंसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया है। इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के 130 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव पहले से ही विदेश सचिव से संपर्क में हैं। जयराम ठाकुर ने मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए यूक्रेन के साथ साथ नई दिल्ली में हेल्पलाइन स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। मैंने वो कल अपील की थी क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर के एक परेशानी हमारे सामने थी कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हिमाचल के वहाँ पर फंसे हुए हैं। उस नंबर को जानना पहले बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम उनको वापस लाने के लिए जो व्यवस्थाएं जोड़नी है, व्यवस्थाएं करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक उसमें 60 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे संभावना लग रही है कि जिन जिन को भी जानकारी मिल रही है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे और उससे एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी कि वो यूक्रेन के किस मेडिकल कॉलेज में, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, एट प्रेजेंट उनकी लोकेशन क्या है, परिवार वाले उन लोगों की उनके साथ क्या संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, इस बारे में सारी डिटेल्स लेने के लिए हमने कहा है। अधिकांश जो बच्चे हैं वो परिवार के साथ संपर्क में हैं, चिंतित हैं लेकिन उसके बावजूद सुरक्षित हैं। ऐसे में एक चीज़ को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल बहुत विस्तार से वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जी से, रशिया के, उनसे बातचीत की है। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि भारत के जितने भी निवासी यूक्रेन में जो फंसे हैं वो सुरक्षित हों और उनकी सुरक्षित वापसी स्वदेश हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत ज़ोरदार ढंग से अपील की है, बहुत ज़ोरदार ढंग से आग्रह किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग सुरक्षित होकर के वापस पहुंचे। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को पता लगाना चाहिए कि यूक्रेन में हिमाचली छात्रों की संख्या कितनी है जो वहां
फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को भारत सरकार निःशुल्क वापस लाने का प्रयास करे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की स्थिति को लेकर परेशान है। आज की तारीख का सबसे अहम प्रश्न ये है कि इन बच्चों को भारत कैसे लाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कैसे देती है, उनको लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि कल भी पेरेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया है, काफ़ी पेरेंट्स ने। आज की अखबारों की ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है कि 130 बच्चे की लिस्ट बताई गई है। और उसके बाद सरकार ने भी कहा है कि जिसका भी कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है या कोई वहाँ पे रह रहा है वो सरकार को सूचित करे। तो हमने कहा कि फुल प्रूफ मैकेनिज़्म डेवलप करें कि हिमाचल मूल के कितने लोग वहाँ पे हैं और उनको लाने के लिए आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से या होम मिनिस्ट्री से बात करके, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के वीडियोस भी आ रहे हैं, पेरेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। तो इसलिए संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। और क्योंकि अब तो एयर स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज़ एयरलाइंस भी ने भी किराए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई तो उनके किराए बहुत हो गए। सबसे अहम इशू तो उनकी सुरक्षा का है। तो सरकार के ध्यानार्थ हमने मामला लाया है और सरकार से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार से बातचीत करके, चाहे उनको दूसरी कंट्रीज़ के माध्यम से लाना है कि किस ढंग से लाना है, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस हाउस से शेयर करें। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को लेकर जारी की गई चेतावनी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अक्सर कर्मचारी विधानसभा सत्र के दौरान कार्यालय से अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को विधानसभा के दौरान कर्मचारियों की छुट्टियों पर बैन लगाने के आदेश किए हैं। वहीं विपक्ष इस विषय पर मुखर हो गया है और विपक्ष ने सदन में इस विषय को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले धरने प्रदर्शनों पर सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अब प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी बात को मनवाने के लिए अगर कर्मचारी सरकार पर किसी भी तरह का दबाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के ध्यान में मामला आया है कि अक्सर कर्मचारी विधानसभा सत्र के दौरान कार्यालय से अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को विधानसभा के दौरान कर्मचारियों की छुट्टियों पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर कर्मचारी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करता है तो उसका वेतन काटा जाएगा और साथ ही उन कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जाएगा। कार्रवाई का हमने उसमें ये नहीं कहा, हमने एक ही चीज कही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें। उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इश्यू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की, ऐसा नहीं है, यहाँ से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है। और जब पूर्व सरकार के दौरान तो आपको मालूम आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया है, ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। लोगों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, लोग घायल हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनको यही कह रहे हैं, आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात कहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को, उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। और अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है।
में कुछ पक्ष बिना सोचे समझे किया जा रहा है और वहां पर सोच समझ वाला आदमी कोई रहा नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये सारी चीजें उनके क्रिएट की हुई है और ऐसे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें, तो उस आंदोलन की स्वीकार्यता नहीं होगी। वहीं इस विषय पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पूछा कि अंतिम वर्ष में मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे कर्मचारियों को धमकाना बंद करें और उनकी मांगों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल के लिए लाइन में लग गए हैं क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया और हर लाभ को अंतिम साल तक धकेलते चले गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जबकि अंदर हाउस चल रहा है और इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ 3 पन्ने की नोटिफिकेशन निकाल दी कि आप जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप जो है घेराव नहीं कर सकते, आपको कोई भी जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आपको कोई भी बातचीत करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार का फैसला तानाशाही से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बहुत अनुशासित कर्मचारी है। हमने कल भी कहा था कि जयराम सरकार कर्मचारी को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। पहले उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा था, आज उन्होंने बकायदा जो है 3 पेज का पत्र जारी करके कर्मचारियों को ललकारा है। ये कर्मचारी विरोधी लोग हैं। इन्होंने पहले भी जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पे हाथ डाला था, नो वर्क नो पे वाली बातें की थी और जो है पंजाब से जो है फोर्स मंगा के ब्लैक कैट कमांडो हमारे कर्मचारियों को पिटवाया था। इनकी पृष्ठभूमि जो है कर्मचारी विरोधी है। आज जब कर्मचारी अपने हकों की मांग के लिए कोई बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं या कोई जो है सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं या विपक्ष से बातचीत करना चाह रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। और आज भी जो है जब हाउस चल रहा है उसी समय ये अधिसूचना आई है कि सरकार ने ये जो है नई इंस्ट्रक्शन जारी कर दी और कर्मचारियों को कुछ नहीं करने दिया जाएगा। हम इसके विरोधी हैं। हम सरकार से कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करें और डराने से कुछ नहीं होगा। और कर्मचारियों से भी हम कहना चाहते हैं, इनसे डरने की बात नहीं है। ये 6 महीने में इनकी विदाई है, ये जाने वाले लोग हैं और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं और इसीलिए जो है ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की भी भाषा कल इसी ढंग से थी कर्मचारियों के खिलाफ। आज उनके मंत्री राकेश पठानिया की भाषा भी उसी तरीके से है कर्मचारियों के खिलाफ। और कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रास्ता दिखाया है और हम इनको कहते हैं बजट आ रहा है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुई थी, इसलिए ये मसला इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जो कर्मचारियों को जो है वेतन आयोग के तहत जो है पैसे मिलने हैं, जो उनकी विसंगतियां तय होनी है, ठीक करना है। जो राइडर लगाए जा रहे हैं खास तौर पे, वो जो मसला कर्मचारी उठा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी को इसके लागू करने से नुकसान नहीं होना चाहिए। एनोमलीज जो है उनकी दूर होनी चाहिए और जो है हमारे जो ये कर्मचारी हैं जो बाहर ये जिनकी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे करुणामूलक आधार पे जो है 200 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत अहम मसला है। और आउटसोर्स का मसला, आउटसोर्स में के लोग जो है नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं कि उनको किस ढंग से सरकार में लाया जाना है। एसएमसी का मसला है, कंप्यूटर टीचर्स और बहुत श्रेणियां ऐसी हैं। इन्होंने वोकेशनल टीचर, इन्होंने सबको जो है इन्होंने जो है इन मसलों को ये धकेलते रहे। आंगनवाड़ी हो गए और अब जब वो विधानसभा आ रहे हैं, कर्मचारी विधानसभा आ रहा है और उन्होंने कॉल दी है, तो इन्होंने उससे पहले बहुत ही तानाशाही पूर्ण रवैया अख्तियार करके ये अधिसूचना जारी की है
हम इसका विरोध करते हैं कांग्रेस विधायक दल के नाते। और हम इनको कहना चाहते हैं, कांग्रेस विधायक दल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ है। इन्होंने 4 साल कर्मचारियों को बहुत उत्पीड़ित किया है। ट्रांसफर माफिया यहां दंदनाता रहा, कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में फेंका जाता रहा, उनसे जो है पार्टियों के काम कराए जाते रहे, रैलियों में जो है सारे कर्मचारियों को जबरदस्ती पहुंचने के हुक्म जारी किए जाते रहे। और आज जब वो जो बाहर अपने हकों की मांग के लिए आ रहे हैं तो ये अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका विरोध किया। शिमला का चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, और हमारी जब सरकार स्थापित होने का समय आएगा, हमारा जो है मैनिफेस्टो आएगा, हम कर्मचारी हितैषी सारे फैसले करेंगे। नगर निगम शिमला ने शुक्रवार को अपना 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया। महापौर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। ये बजट 224.19 करोड़ रुपए का है। चुनावी साल को देखते हुए नगर निगम द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। नगर निगम ने इस बजट में कोई नई योजना शुरू करने का ऐलान नहीं किया है। इस बजट में भी पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है। नगर निगम शिमला ने अपना वार्षिक बजट पेश किया है। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। ये बजट 224.19 करोड़ रुपए का है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2 करोड़ रुपए अधिक है। चुनावी वर्ष को देखते हुए नगर निगम शिमला द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। इस वर्ष भी ग्रीन टैक्स को शामिल किया गया है। हालांकि लोगों को इस बजट से कूड़ा बिल माफ करने की उम्मीद थी, लेकिन नगर निगम ने किसी वर्ग को राहत नहीं दी है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है। बजट में शहर की जनता और पार्षदों के सुझावों को शामिल किया गया है। शहर में सभी वार्डों में जिम, एम्बुलेंस रोड, पार्किंग बनाने के साथ ही ग्रीन टैक्स लगाने और बिजली की तारों को भूमिगत करने और शहर के सभी वार्डों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आप देखिए, आज जो है 22-23 का जो बजट है वो जो प्रस्तुत किया गया है, ये लगभग 22 से 24 करोड़ का बजट था। और ये जो बजट नगर निगम में रखा गया है, इससे पहले सभी पार्षदगण का इसमें जो है राय ली गई थी और सभी अपने जो है जो शिमला शहर की जो जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी। और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी है, उनकी भी राय ली गई थी। और जो हमारे अनुज जी है, विक्रमादित्य जी है, जो यहाँ के हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझूँ कि जो ये बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है। जो जो शिमला शहर की डिमांड थी और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। मैं तो सबसे पहले तो मैं जो केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल सरकार हमारी जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अमृत के तहत हमारे को शिमला शहर के लिए पैसा दिया और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया। आज जितनी भी शिमला शहर की जो भी डिमांडें थी वो अधिकतर 80% डिमांडें जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और स्मार्ट सिटी और अमृत के तहत जो है पूरी हो चुकी है। जैसे कि लोगों की मांग थी कि पूरे शिमला वार्डों में जो है एम्बुलेंस रोड होने चाहिए और पार्किंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम होने चाहिए, ओपन पार्क होने चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अमृत के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध हुई है, हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है शिमला जनता के लिए। और इसके बावजूद कहीं भी अगर और हमारे पास प्रस्तावना आती है तो सबसे पहले हम जो है एम्बुलेंस रोड बनाएंगे और पार्किंग हम बनाएंगे और जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है हम पार्क भी बनाएंगे। और जितनी भी डिमांडें जो हमारी जनता ने रखी है वो मैं समझती हूँ लगभग पूरी हो चुकी है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि 40 साल के बाद जो एक डेवलपमेंट प्लान शिमला शहर के लिए माननीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी लाए हैं, जो आज तक कोई
नहीं ला सकते। मैं उनके शिमला शहर की जनता की तरफ से और पूरे नगर निगम के सभी पार्षदगण की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से पूरे शिमला शहर की डेवलपमेंट होगी और लोगों को राहत मिलेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कोविड-19 के टाइम सभी पार्षदगण ने और हमारे जो अधिकारीगण हैं नगर निगम के, उन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें बहुत सारे हमारी सरकार ने भी बहुत ही प्रशंसा की है कि शिमला नगर निगम को जो सबसे कठिन कार्य नगर निगम शिमला ने निभाया है, जिसमें हमारे शहर सोसाइटी के कर्मचारी और जो सफाई कर्मचारी जो घर से कूड़ा उठाते थे कोविड के टाइम, और उनको जो है सरकार ने सम्मानित भी किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पार्षदगण का कि जब कोविड के टाइम उन्होंने घर घर पे राशन भी बांटा और लोगों को जहाँ जहाँ दवाइयाँ देनी थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड की है। तो मैं समझती हूँ कि जो नगर निगम का जो कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे वाले समय में भी बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी डेवलपमेंट शिमला शहर में हुई है, शायद 40 साल में आज तक ऐसी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए जो शिमला शहर की जनता ने जो डिमांडें रखी थी, चाहे उन्होंने लाइब्रेरी की रखी थी, चाहे उन्होंने पार्किंग की रखी, तो हमने पूरी करी है। और जिस तरह के आप बोलते हैं कि कोविड-19 के टाइम हमने जब सरकार को भी प्रस्ताव भेजा था कि कोविड-19 के टाइम जो दुकानें बंद रही थी उनको राहत मिलनी चाहिए। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर राहत देंगे। ये पूरा नगर निगम शिमला शहर की बात नहीं है, ये राहत जो है पूरे हिमाचल को मिलेंगी। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम जो दुकानें बंद रही है उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। देखिए जो अपोजिशन द्वारा तो आरोप ही लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये अलग जो बजट है वो पेश किया गया है। शिमला नगर निगम द्वारा पेश किए बजट के बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में जमकर बहस हुई। कांग्रेस द्वारा इस बजट को कट कॉपी पेस्ट वाला बजट करार दिया गया, जिस पर काफी देर तक कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में बहसबाजी चलती रही। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्षद इंद्रजीत सिंह और दिवाकर ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पिछले वर्ष की भांति ये जो बजट भी है इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं वहाँ पर मैम ने जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज़ किया, तो वो पैसे का यूज़ नहीं किया उन्होंने, अपना मिस यूज़ किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप IGMC और संजौली का जो मार्ग है उस पर 25 करोड़ रुपए का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियाँ भी वहाँ से क्रॉस करती और भी फ़ायदे होते। लेकिन ये ऐसी कई बातें हैं, ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज़ किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़ों का माया जाल है और आम पब्लिक में इसलिए कुछ नहीं है, ना हेल्थ के लिए है। अगर आप देखें व्यापारियों की जो स्मार्ट सिटी के दौरान दुकानें बनाई गई हैं वो भी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। बाजार के टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जो कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं ये विज़न की कमी है। मुझे लगता है कि जब आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको उसकी उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। और पिछले ही बजट का एक कट कॉपी पेस्ट है जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली कूड़े का ना केवल व्यापारियों के लिए, आम जनता को भी काफ़ी उम्मीदें थी। क्योंकि कोरोना के समय में चाहे व्यापारी था हर वक्त अपने घर पर बैठा और कूड़ा भी उतना नहीं निकला। लेकिन जब हमने यहाँ पर पिछली बार भी सरकार को माननीय हाउस में भी हमने अपना ये प्रश्न रखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांग जो है सरकार के समक्ष रखी जाएगी। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि बजट में इसको लेके कुछ ना कुछ किया जाएगा, ना कूड़े। इसके अधिक अगर बात करते हैं हम पानी की भी, पानी को बेशक प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन जो इसका बोझ है आम जनता को, वो जो जवाबदेही है नगर निगम की है, क्योंकि 51% शेयर उसमें हमारा भी है। तो लोग पार्षदों को पकड़ते हैं, उस पर भी कुछ नहीं। अगर आप देखें पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग इसमें भी काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी भी कोई भी बात जो जब जनता से जुड़ी हुई है उसमें इसमें कुछ भी नहीं लिया गया। मुझे लगता है बिल्कुल ये गुमराह किया गया है और इसका जवाब जो है आने वाले समय पब्लिक जो है चुनावों में देगी। निश्चित तौर पर इस सत्र का आखिरी बजट है और इस तरह से आप कह रहे हैं कि बजट में विशेष क्या है। बजट हमेशा की तरह कट कॉपी पेस्ट का कमाल है। आप लोग भी पिछले सदन बैठक में भी उपलब्ध थे जब पिछले वर्ष बजट पेश किया गया था, उसमें भी जितनी सारी उपलब्धियां बताई गई थी या जो प्रस्तावना रखी गई थी वही वर्तमान बजट में भी फिर से कट कॉपी पेस्ट किया गया और कहीं भी कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं है। कहीं भी आप लोगों को राहत देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। माननीय महापौर ने विगत जो बैठक थी लगभग कोई 5 से 6 महापौर, उसमें इन्होंने कहा था कि हम BPL वाले लोगों के लिए कूड़े के बिल माफ़ करेंगे।
उस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। विगत 2 वर्षों से निरंतर कोविड चल रहा है। हमने यहाँ पे बिजली, पानी, कूड़ा टैक्स की माफ़ी की मांग की, जिसको लेकर एक बात माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी सदन का भाग रहे और उन्होंने भी कहा था कि जो आपका डेफिसिट अमाउंट है वो आप सदन को भेजें, आप सेक्रेटेरिएट भेजें, हम उस पर कार्य करेंगे। परंतु उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। बजट में आम जन के लिए कोई भी राहत का विषय नहीं चर्चा किया गया है। कट कॉपी पेस्ट का कमाल आप देखिए, ग्रीन टैक्स से आप शुरू हो रहे हैं। ग्रीन टैक्स कोई आज का नहीं है, ये विगत 5 वर्षों से निरंतर हर बजट में शामिल किया जा रहा है कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है वो निश्चित तौर पर हर बार शामिल किया जा रहा है। हमारा स्टाफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी भाग बढ़ाए गए हैं, अभी भाग 41 बना दिए गए हैं। हमारे जितने भी कनिष्ठ अभियंता है वो आज भी उतने ही हैं। हमारा जो स्टाफ है वो घटता जा रहा है और बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है और ना ये बढ़ा रहे हैं, ना इस विषय के लिए कोई भी चर्चा रखी गई है। प्रयोगशाला की जो बात करते हैं कि निगम प्रयोगशाला खोली जाएगी, वो आज भी वैसे प्रस्तावित है जैसे विगत 5 वर्षों से निरंतर चल रहा है। गार्बेज व्हीकल का बात है, वो लगभग 5 वर्षों से निरंतर वैसे ही चल रहा है। इस वक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो पूर्व महापौर थे कुसुम सदरेट जी, उन्होंने भी बात रखी थी कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य करेंगे, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में कार्य करेंगे। वो पहले भी था, आज भी वही कार्य चल रहे हैं। उसके बाद एमसी ऑफिस की बात की गई और रे के तहत जो प्रोजेक्ट है वो सारी चर्चा हुई है, परंतु विस्तृत चर्चा वही है कि घुमा फिरा के हम वहीं पहुँच रहे हैं जहाँ हम पहले थे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिस विषय को लेकर विचार किया जाए। सारे ज्वलंत मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हमसे एक विशेष चर्चा की गई, सुझाव प्रस्ताव मांगे गए, उनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं समस्त पार्षद, सदन व आम जन को गुमराह करने का प्रयास है। कांग्रेस सेवा दल के महामंत्री संदीप सांख्यान ने आरोप लगाया कि प्रदेश के खेल हब बिलासपुर में यदि सरकारी संपत्ति की देखभाल समय रहते नहीं की गई तो करोड़ों की खेल संपत्ति कब गोविंद सागर झील में समा जाएगी, इसका कोई पता नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जल भराव का मंजर प्रस्तुत करता है, जो कि हल्की सी बारिश होने पर किसी तालाब से कम नहीं होता। जो अपना लुहणु खेल परिसर है उसके बारे में मैं पिछले 2-3 सालों से इस मसले को उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो विधानसभा तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए और जो बिलासपुर लुहणु खेल परिसर की जो आवाज़ उठनी चाहिए वो ढंग से उठ नहीं पा रही है। अभी पिछले कल थोड़ी सी बारिश हुई और वहाँ पे इतना ज़्यादा जल भराव हो गया और मज़े की बात है कि वहाँ पे जितने भी हमारे डिफरेंट खेल हैं उनकी वहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं और उसके जो बगल में जो बना है हमारे एथलेटिक का सिंथेटिक ट्रैक बना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अब मेरे को डर ये है कि जितना जल भराव वहाँ होता है और सीवर की पाइप वहाँ पे आके खुल रही है, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि खेल विभाग क्या कर रहा है और हमारे जो यहाँ के विधायक है वो क्या कर रहे हैं। मेरे को इस बात का डर है कि एक तो वहाँ पे जो हमारा इंडोर खेल परिसर है वो भी इस जल भराव से वो डैमेज हो रहा है, उसके साथ में हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो भी इससे डैमेज हो रहा है और उसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो भी इसके अंदर जो है उसके अंदर भी पानी घुसने का खतरा है। और सबसे बड़ी बात जो सीवरेज की पाइप वहाँ पे खुल रही है आके और छोटी सी बारिश से जल भराव हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? उससे सड़ांत की व्यवस्था वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे हालात बिल्कुल विपरीत हो पड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा खेल विभाग कहाँ सोया है, हमारे विधायक महोदय कहाँ सोए पड़े हैं, क्यों ये बार बार मसला उठ रहा है। और इतनी जो वहाँ पे प्राइम प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा लुहणु खेल परिसर है वो एक तरह का पूरा स्पोर्ट्स का हब है और इसकी इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे उसके रख रखाव के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, तो ये वाकई में बड़ा शर्मनाक है। इसके विषय में दोबारा से सोचना चाहिए। शुक्रवार को राजधानी शिमला में सीटू और हिमाचल किसान सभा की राज्य कमेटी ने जन विरोधी केंद्रीय बजट और ऊना जिले के बाथू बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 8 महिला मजदूरों की मौत के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। राज्य कमेटी ने मारे गए 8 मजदूरों के परिवार को 25 लाख, गंभीर रूप से घायल 14 मजदूरों को 20 लाख और अन्य घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। सीटू और हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने जन विरोधी केंद्रीय बजट और ऊना जिले के बाथू बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 8 महिला मजदूरों की मौत के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट को मजदूर, किसान और आम जनता विरोधी करार दिया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के बजट में 38,000 करोड़, मिड डे मील के बजट में 1,300 करोड़ रुपए और आंगनबाड़ी के बजट में भारी कटौती की गई। खाद्य सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और अन्य सब्सिडियों में 11 से 31% की कटौती की गई, जबकि पूंजीपतियों के कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अवैध गोरख धंधा और माफिया राज चल रहा है। मंडी के सुंदरनगर में अभी हाल ही में अवैध शराब के कारण 7 लोगों की मौत हुई। अब अवैध फैक्ट्री के कारण 8 मजदूरों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे ये स्पष्ट है कि ठेकेदारों और मालिकों को खुली छूट है। इससे आम जनता और मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया है और उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं बची है। इस तरह गरीब आदमी सरकार की इस मिलीभगत के कारण अपनी जान गंवाने को मजबूर है। सीटू अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में जो अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके अंदर जो मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों और आम जनता के खिलाफ जो बजट के प्रावधान किए गए हैं, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने एक और मुद्दा इसमें जोड़ दिया है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों जो है ऊना के अंदर जिस तरीके से बाथू बाथड़ी में जो अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, उसमें जो आग लगी और उसमें 6 महिलाओं की पहले मृत्यु हो चुकी थी। अभी ताजा आंकड़ा भी आया, 2 और लोग जो है उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो 8 लोग उसमें जो है मौत का शिकार हुए हैं, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और दूसरे लोग भी घायल हैं। तो उस मुद्दे को भी साथ में जोड़ा है। वास्तव में इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, सीटू का और अखिल भारतीय किसान सभा का ये मानना है, ये बजट पूरी तरह से जनता विरोधी बजट है। क्योंकि जिस तरीके से इस बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं, ये बजट नव उदारवाद का बजट है, जो सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाता है, जो कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करता है, जो अमीरों को जो है टैक्स में कटौती करता है और दूसरी ओर जो आम जनता उस पर बोझ डालता है। इस बजट में जिस तरीके से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जो फूड सब्सिडी है, जो और तरह की जो तरह की सब्सिडीज हैं, उनमें कटौती की गई है। और इसके साथ साथ विशेष तौर पर जो सबसे हाशिए पर काम करने वाले लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, जिसमें खास तौर पर जो आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है और जो आम मजदूर है, उसको किसी भी तरीके से इसमें राहत नहीं मिली है। मनरेगा का जो बजट है वो 1,11,000 करोड़ रुपए से घटाकर जो है 73,000 करोड़ कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है, ये 30% से ज्यादा कटौती है अपने आप में। जो आम कर्मचारी को राहत मिलनी चाहिए थी, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, वो किसी तरीके से नजर नहीं आती है। तो इसके खिलाफ जो है ये बजट विरोधी, जो आम जनता विरोधी जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके खिलाफ इस तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऊना के अंदर जो कुछ हुआ, जो अवैध पटाखा फैक्ट्री में लोग मारे गए, उनको जो है 25 लाख रुपए का सरकार जो मुआवजा दे, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा दे, जो घायल है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। और जो श्रम अधिकारी हैं ऊना के और उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं, और इसके साथ साथ जो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो प्रबंधन है, इन तमाम पर जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नमहोल में एक गौशाला में बीती रात आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई, जिससे गौशाला जलकर राख हो गई। आगजनी की सूचना मिलते ही गौशाला में रखे गए पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिस कारण पशुओं की जान बच गई। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नमहोल में एक गौशाला में बीती रात आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई, जिससे गौशाला जलकर राख हो गई। आगजनी की सूचना मिलते ही गौशाला में रखे गए पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिस कारण पशुओं की जान बच गई। पंचायत प्रधान जीवन लता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को प्रशासन और पंचायत की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि जब स्थानीय लोगों ने गौशाला में आग देखी तो तुरंत गौशाला संचालक को इसकी सूचना दी, जिस पर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के कारण करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम द्वारा
पेश किया गया अंतिम बजट भाजपा के ट्रिपल इंजन के 5 वर्ष के कार्यकाल की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में स्पष्ट है कि ना तो 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा कोई नई परियोजना शिमला शहर के लिए ला पाई और ना ही पूर्व नगर निगम द्वारा स्वीकृत व चलाई जा रही परियोजनाओं को पूर्ण कर पाई है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने अपने संसाधनों के निजीकरण और जनता पर टैक्स बढ़ाने के अलावा और कार्य नहीं किया। ये जो भाजपा शासित नगर निगम का आज जो है अंतिम बजट जो है वो आज पेश किया गया, जो वर्ष 2022-23 का। इसमें अगर आप देखें, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 5 वर्षों का बजट है, ये जो पूर्व सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम थी उसके द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही थी, चाहे वो स्मार्ट सिटी है, चाहे पानी का है, चाहे पार्क्स का है, चाहे अमृत है, उसी पर आधारित ये बजट है। और पिछले 5 वर्षों के अंदर ये जो ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार जो है और मंत्री जो है शहरी विकास, ये एक भी परियोजना जो है इन 5 वर्षों के अंदर शहर के विकास के लिए नहीं लेकर आई। तो हमारी पार्टी सीपीएम का मानना है कि जो अंतिम बजट जो पेश किया गया है, सबसे पहली मुख्य बात इसमें यह है कि नगर निगम जो है बावजूद इसके कि जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो कूड़ा उठाने की फीस है, चाहे पेयजल का बिल है, वो जो है कई गुना उसमें वृद्धि की गई है। कूड़े की फीस में तो 100% से ज्यादा वृद्धि की गई है। जो पेयजल की दरें हैं उसमें जो है 70% से 200% की वृद्धि, बावजूद इतनी वृद्धि और लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालने के बावजूद नगर निगम की आय अगर आप देखेंगे उस बजट में वो नहीं बढ़ा पाई है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा जो नगर निगम है भाजपा की, वो केवल मात्र जो है अपने जो संसाधन है उनको जो है निजीकरण करती आई है और लोगों के ऊपर टैक्स डालने के बजाय कोई काम नहीं किया है। और अगर आप देखेंगे इसमें आय में 71 करोड़ रुपया जो है वो कम बजट में जो है खर्च कर पाए हैं, जो इसकी विफलता को दर्शाता है। तो आने वाले समय में ये जो आगामी नगर निगम का चुनाव है, सीपीएम जो है, ये जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां और लोगों के ऊपर टैक्स डालने वाली नीतियां, जिसमें कांग्रेस सहयोगी रही है, पेयजल की कंपनी बनाने में केवल मात्र माकपा ने इसका विरोध किया, कांग्रेस और भाजपा ने ये निजीकरण इसका किया है। इन नीतियों के खिलाफ जो है एक वैकल्पिक नीतियों के लिए जो है वो जो है आगामी जो नगर निगम का चुनाव है उसमें विकल्प पेश करेगी। और मुझे यकीन है कि जो जनता भाजपा की नगर निगम सरकार से जो आज त्रस्त है इनकी नीतियों के चलते, वो जो है सीपीएम को एक विकल्प के तौर पर वो देखेगी। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।